हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 1 इसमें कंटिन्यू करेंगे। अभी तक 8 वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं। आई होप आपने सारी वीडियोस वो देख ली होंगी। तो इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। दो टॉपिक होने वाले हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। अगर आपने ट्वेल्थ क्लास में कॉमर्स पढ़ी थी, जो कि ऑब्वियसली बात है, आपने ट्वेल्थ क्लास में कॉमर्स पढ़ी होगी तभी आप बीकॉम कर रहे हैं, तो उसमें आपने ट्वेल्थ क्लास में कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे मैनेजमेंट के, जो कि हेनरी फ्योल ने दिए थे, ठीक है, या फिर FW टेलर ने दिए थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट की, जो हेनरी फ्योल ने दिए थे, और टेलर्स के प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप ट्वेल्थ क्लास वाले हैं तब भी, ठीक है। वैसे तो आप ट्वेल्थ वाले होगे नहीं, पर अगर आपका कोई ट्वेल्थ क्लास वाला है तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के, उनको एक्सप्लेन करो, एक एक एक्सप्लेन करो, कुछ भी वो दे सकते हैं। Any 6 एक्सप्लेन करो, Any 5 एक्सप्लेन करो, या फिर सारे एक्सप्लेन करो, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ भी उठ कह सकता है कि डिवीजन ऑफ वर्क को आप एक्सप्लेन कर दो, डिसिप्लिन जो भी उनका प्रिंसिपल है उसको आप एक्सप्लेन कर दो। इस तरह से भी अलग अलग भी ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर FW टेलर का कोई भी प्रिंसिपल वो आपको लिख के दे सकते हैं, शॉर्ट नोट में वो लिख के दे सकते हैं आपको कि इसको एक्सप्लेन करो। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट कर जल्दी से इनको समझना शुरू करते हैं। जो सबसे पहले टॉपिक हम इसमें करने वाले हैं वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल, ठीक है। तो हेनरी फ्योल ने जो भी हमें प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, वो हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 है डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। जैसे आप नाम से भी समझ रहे होंगे, वर्क को डिवाइड करना, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क सजेस्ट दैट वर्क कैन बी परफॉर्म्ड मोर एफिशिएंटली इफ इट इज डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क। क्या कहा इन्होंने इस प्रिंसिपल में? अगर आप उस वर्क को टास्क में बांट दोगे, ठीक है, उसको उस वर्क को टास्क में डिवाइड कर दोगे और उसको बांट दोगे अलग अलग लोगों में, तो वो काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और अच्छे से वो काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से एफिशिएंटली तरीके से, इफेक्टिव तरीके से वो काम हो जाएगा, ये प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक। सेकंड हमारा है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी क्या होती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अथॉरिटी का मतलब है कि मुझे पूरा हक है, मैं कुछ भी काम या कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि राइट टू गिव ऑर्डर्स, मैं ऑर्डर दे सकता हूँ, मुझे पूरा हक है, वो चीज़ हो गई अथॉरिटी। और जिसको मैंने काम दिया है या कोई भी ऑर्डर मैंने किसी सबॉर्डिनेट को दिया है, वो उस काम को करेगा, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी मतलब राइट टू गिव ऑर्डर्स, मतलब कि मुझे पूरा हक है कि मैं किसी को ऑर्डर दे सकता हूँ, वो तो चीज़ हो गई अथॉरिटी। और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो काम मैंने उसको दिया है किसी को भी, वो उसको पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट एब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेफ गार्ड बिल्ड करती है, ठीक है, अगेंस्ट एब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर। जो मैनेजरियल पावर है, मतलब कि जो अथॉरिटी है, उसका कोई गलत यूज ना हो। एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जो मैनेजर है उसके पास भी एक नेसेसरी अथॉरिटी है, जिससे कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ऐसे ही कैरी आउट करता रहेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा जाता है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन। जैसा कि आपको पता है, डिसिप्लिन आपकी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्कूल में, ट्यूशंस में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, टीचर्स से आपने सुना होगा कि मेंटेन डिसिप्लिन, ठीक है। तो डिसिप्लिन आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसी तरह से बिजनेस में भी ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। Discipline refers to the obedience to organizational rules and employment agreement which are necessary for the working of the organization, ठीक है। तो डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करें अच्छे से। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, उसमें जो रूल्स हैं या भी जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसमें हम बिल्कुल सही से चलते रहें, ठीक है, उनको फॉलो करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए, ठीक। फोर्थ हमारा प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। जो आपको कमांड मिल रही है वो आपको बहुत सारे लोगों से ना मिले, सिर्फ एक ही सुपीरियर आपका हो जिसकी आप कमांड लो और उस पर रिएक्ट करो या फिर कुछ भी वर्क करो जो भी आपको कमांड मिली है। दिस इज द प्रिंसिपल दैट एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। जो सबॉर्डिनेट है या फिर जो भी एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है, ठीक है, उसको हर कोई ऑर्डर ना दे सके, वरना वो पागल हो जाएगा सारे लोगों की सुनते सुनते और सबके काम करते करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक ही सुपीरियर होना चाहिए जिसका वो ऑर्डर मानेगा या फिर कमांड सुन के उस पर जो भी कमांड उसको मिली होगी उस पर वर्क करेगा, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड हमें कहता है कि जो भी इंप्लॉय वर्क कर रहा है उसको ऑर्डर जो मिल रहा है वो सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए, ठीक, बहुत सारे लोग उसको आगे ऑर्डर ना दें। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो कि हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है? According to Fayol, unity of direction is the principle that each group of activities having the same objective must have one hand and one plan, as distinguished from the principle of unity of command. तो unity of direction क्या कहता है कि डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? दिशा, ठीक है।
तो जितने भी लोग हैं, या हम कहेंगे ग्रुप कहेंगे लोगों को, उस बिजनेस में जो वर्क कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग वर्क कर रहे हैं, उनकी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधे लोगों का कुछ और गोल है, आधे लोगों का कुछ और गोल है, और जो मेन हेड है उस बिजनेस का, उसका कुछ और गोल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी बिजनेस है, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वहाँ पे, उन सबका जो गोल है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, उनका एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो प्रिंसिपल है हमें कहता है कि जितने भी लोग हैं एक बिजनेस में वर्क करने वाले, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका प्लान एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये है सिक्स्थ प्रिंसिपल। क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। In any group, the interest of the group should supersede that of the individual. When these are found to differ, it is the function of management to reconcile them. ठीक है, क्या कह रहे हैं? जैसा कि आपको पता है एक बिजनेस में काफी सारे लोग काम करते हैं, तो एक एग्जांपल से समझो। मान लो 20 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर बिजनेस में वर्क कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो उसमें से जो 19 लोग हैं उनका इंटरेस्ट कुछ और है, और जो एक पर्सन उसमें बच गया उसका इंटरेस्ट कुछ और है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो मेजॉरिटी है, मतलब कि जो काफी सारे लोग हैं, उनका इंटरेस्ट जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ जाओ, उस एक इंडिविजुअल की तरफ ना जाए आपका इंटरेस्ट। ठीक है, उस एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे ध्यान ना दिया जाए, जो काफी सारे लोग हैं, जो 19 लोग हैं वो ग्रुप के, उनके इंटरेस्ट पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि मेजॉरिटी कह रही है कि इस तरफ हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल। आगे बढ़ता है रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। ठीक है, पर्सोनल कौन होता है? एम्प्लॉय, पहले भी बताया है। और रिम्यूनरेशन का मतलब होता है जो भी उनको सैलरी या वेजेस उनको मिल रही है वो, ठीक है, यानी कि उनकी तनख्वाह या फिर सैलरी, कुछ भी कहो। Fayol prescribes that remuneration and methods of payment should be fair and afford the maximum satisfaction to employee and employer। तो फेयोल ने यहाँ पर कहा कि जो रेमुनरेशन मेथड है, ठीक है, जो भी आप पेमेंट उनको कर रहे हो, एम्प्लॉयज को कर रहे हो, सबॉर्डिनेट्स को कर रहे हो, वो उनको भी सेटिस्फाई करे, मतलब कि एम्प्लॉय को भी वो सेटिस्फाई करे और एम्प्लॉयर को भी। ठीक है, मतलब कि दोनों लोग सेटिस्फाई हो जाए, इतनी वो पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है तो ये था हमारा रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल, सेवेंथ प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, although Fayol does not use the term centralization of authority, this principle definitely refers to the extent to which authority is concentrated or dispersed in an enterprise। देखो, बिजनेस में लेवल्स होते हैं, ठीक है, एक टॉप लेवल होता है, उससे नीचे मिडिल लेवल होता है, फिर मिडिल लेवल से भी नीचे लोअर लेवल होता है। ठीक है, टॉप लेवल पर आते हैं मैनेजर्स वगैरह, सीईओज हो गए, मिडिल लेवल पर और नीचे वाले लोग आ गए, और लोअर लेवल पर जो हमारे एम्प्लॉयज हो गए, जो सबॉर्डिनेट्स हो गए, वो लोग हो गए। ठीक है, तो टॉप लेवल पर जो भी प्लानिंग चल रही है, जो भी वो डिसाइड कर रहा है अपने बिजनेस को लेकर, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स वो वहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो टॉप लेवल पर जितनी भी चीज़ें वो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अगर उसी चीज़ को वो अपने मिडिल लेवल और सबॉर्डिनेट्स के साथ वो शेयर करेंगे तो वो चीज़ कहलाएगी डिसेंट्रलाइजेशन। तो फिलहाल सेंट्रलाइजेशन क्या है? टॉप लेवल पर जितनी भी चीज़ें वो डिसाइड कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को लेकर कोई डिसीजन ले रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो सेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्केलर चेन, जो कि है नाइन्थ प्रिंसिपल हमारा नहीं, फ्योल का। इट रिफर्स टू चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर्स एंड द सबॉर्डिनेट्स। तो स्केलर चेन क्या है? ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने बनाया था प्रिंसिपल, कि जो भी हमारा टॉप मैनेजमेंट है, टॉप से लेके बॉटम, बॉटम से लेके लोअर मैनेजमेंट, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, जिस तरह से वहाँ पे कम्युनिकेशन बना रहेगा अच्छे से, तो वहाँ पे काम भी इजीली हो पाएंगे। ठीक है, टॉप लेवल वालों को अगर सबॉर्डिनेट से कुछ बात करनी है तो वो इजीली कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, अगर मिडिल लेवल वालों को टॉप से करनी है, मिडिल वालों को अपने लोअर से करनी है, तो वो आराम से बात कर सकें। तो ये स्केलर चेन बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए उनके लिए था प्रिंसिपल। ठीक है, आगे देखते हैं 10 प्रिंसिपल, जो है हमारा ऑर्डर। ठीक है, अब ये ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं है कि किसी को कुछ कमांड देना या किसी को कुछ ऑर्डर देना, वो नहीं है। It states that there should be a place for everything and everyone in an organization and that everything or person should be found in its allotted place। ठीक है, मतलब कि जो भी इंसान वहाँ पर है या जो भी चीज़ वहाँ पर है किसी बिजनेस में, वो अपनी अलॉटेड प्लेस पर होनी चाहिए, जो उसकी जगह है वो उसी जगह पर होनी चाहिए। जो टास्क किसी पर्सन को दिया गया है, वो पर्सन उसी जगह पर काम करना चाहिए उस बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि उसको टास्क दिया है इस डिपार्टमेंट में और वो बैठा है किसी और डिपार्टमेंट में जाके। ठीक है, कोई चीज़ इस जगह पर बिजनेस में होनी चाहिए, मतलब उस बिजनेस फर्म में इस जगह पर वो चीज़ रखी होनी चाहिए, लेकिन वो जगह किसी और जगह पर वो चीज़ रखी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पर ही होनी चाहिए जो जगह उसको अलॉट करी गई है। तो ये था हमारा 10th प्रिंसिपल, ऑर्डर। ठीक है, आगे देखते हैं इक्विटी। इक्विटी से यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इक्वल, ठीक है, या फिर कहो इक्वलिटी। तो सबके साथ एक बराबर, एक इक्वल बिहेवियर उनको रखना चाहिए।
इक्विटी स्टेट्स दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, नेशनलिटी एटसेट्रा। ठीक है, तो सबके साथ एक इक्वल बिहेवियर उनका रहे, ठीक है, इक्वल वो सबके साथ बर्ताव करें, बिना उनको कोई नेशनलिटी की वजह से उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, रिलीजन की वजह से, सेक्स की वजह से, कुछ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन उनका नहीं होना चाहिए। वहाँ पे इक्विटी मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है, इक्वलिटी रहे मतलब उन सबके बीच, ठीक है। 12th हमारा प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ठीक है, पर्सोनल की स्टेबिलिटी क्या है? एम्प्लॉयज वंस सिलेक्टेड शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट फॉर अ मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर एंड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट। इट विल हेल्प टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। जो एम्प्लॉय है पहले उसको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उसको रखा जाएगा उसकी पोस्ट पर, ठीक, एक फिक्स्ड टेन्योर, एक फिक्स्ड टाइम के लिए, ठीक है, और उसको रीजनेबल टाइम दिया जाएगा कि भाई हमने तुम्हें इतना टाइम दिया है, तुम हमें रिजल्ट शो करोगे इतने समय में, ठीक है। इट विल हेल्प टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी हमें पता चलेगी और काफ़ी ज़्यादा मेंटेन वो रह पाएगी, ठीक है। तो पर्सनल की स्टेबिलिटी भी यहाँ पे प्रिंसिपल है नंबर 12, ठीक। ये थे हमारे जनरल प्रिंसिपल जो कि हेनरी फ्योल ने दिए थे। अब बारी है टेलर, जो प्रिंसिपल थे टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है, इनको पढ़ते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया था वो है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। सेपरेशन मतलब अलग करना, किसको? प्लानिंग को, यानी कि जो हम प्लान कर रहे हैं उसको, और डूइंग मतलब जो हम वर्क कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन द प्री टेलर एरा अ वर्कर हिमसेल्फ यूज्ड टू डिसाइड हाउ ही हैड टू वर्क एंड व्हाट मशीन्स एंड इक्विपमेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वर्क, ठीक है। अगर हम शुरू की बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, जो वर्कर्स थे वो क्या डिसाइड करते थे कि कैसे काम करना है, ठीक है, उनको कैसे काम करना है और किस मशीन से, किस इक्विपमेंट से उनको वो काम करना है, ठीक है। बट टेलर सेपरेटेड द टू फंक्शंस ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। लेकिन टेलर ने क्या करा, यहाँ पे उन्होंने दो चीजें बांट दी, ठीक है। प्लानिंग उन्होंने एक अलग चीज कर दी और जो उस प्लानिंग के बाद वो काम करेंगे उसको अलग बांट दिया, ठीक है। ही एम्फसाइज दैट प्लानिंग शुड बी एंट्रस्टेड टू स्पेशलिस्ट। प्लानिंग कौन करेगा? जो स्पेशलिस्ट होंगे, और वर्क कौन करेगा? जो सबॉर्डिनेट्स वहां पर होंगे वो लोग, ठीक है। तो इन्होंने दोनों चीजें बांट दी, प्लानिंग भी और उस प्लानिंग के तहत जो वो काम करेंगे उसको भी, ठीक है। प्लानिंग कौन करेगा? स्पेशलिस्ट, और वर्क कौन करेगा? जो भी वहां पे वर्कर्स होंगे वो, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया वो है फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक। क्या है ये? फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक विच एम्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन एट शॉप फ्लोर बाय पुटिंग अ वर्कर अंडर 8 स्पेशलिस्ट फोरमैन, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप एक ऐसी टेक्निक है जिसका एम है कि ये इंप्रूव करे सुपरविजन की क्वालिटी, मतलब कि सुपरवाइज जो कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी को। शॉप फ्लोर पे उन्होंने 8 वर्कर्स रखे, 8 स्पेशलिस्ट रखे, ठीक है, जिनको कह सकते हैं 8 स्पेशलिस्ट फोरमैन। इन दिस टेक्निक प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन। इसमें भी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन से अलग कर दिया गया, ठीक है। थर्ड जो प्रिंसिपल टेलर ने दिया वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। तो इसमें उनका कहना था कि आप जो भी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो उसको ना करके आप मशीन्स का सहारा लो, ठीक है। क्या क्या था उसमें, एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया होगा। अकॉर्डिंग टू टेलर इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिक्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्स कार कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड मैनेज। देखो यहाँ पर क्या था कि जो एक्टिविटी होती है लोड करने की, कोई आयरन बार्स को किसी ट्रक में अगर लोड करना है तो वो भी किसके थ्रू होता है? बहुत साइंटिफिकली प्लान्ड होता है वो चीज़ भी। क्रेन्स उठाती हैं या फिर कोई मशीन्स उठाती हैं उन भारी सामान को। दिस कैन रिजल्ट इन ट्रेमेंडस एंड ट्रेन्ड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी। इससे क्या होगा, अगर हम मशीन्स का यूज़ करेंगे तो इससे ह्यूमंस की जो एनर्जी होगी वो सेव होगी, ठीक है, एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड इंप्रूव इट्स क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड मटेरियल, ठीक है। इससे टाइम वेस्टेज भी कम होगा, ठीक है, क्वालिटी भी इंक्रीज होगी और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आप साइंस का यूज़ करो, अपनी खुद की एनर्जी वेस्ट उस पर मत करो, टाइम भी वेस्ट होगा और आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाएगी, क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी, ठीक। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जो कि इनका फोर्थ प्रिंसिपल था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। Taylor emphasized that there should be complete harmony between the management and workers. Both should realize that each one is important. Harmony मतलब दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस के बारे में पता रहना चाहिए। किस किस के? एक तो कौन? मैनेजमेंट और वर्कर्स, ठीक है, उन दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, उन दोनों के बीच एक कंप्लीट हार्मनी रहनी चाहिए, एकजुटता रहे उनमें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझे, ठीक है, वही चीज़ लिखिए। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। ये कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया कि मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है। Mental revolution involves a change in the attitude of workers and management towards one another from competition to cooperation. Mental revolution का यहाँ पे मतलब है कि जो उनका एक एटीट्यूड है वर्कर्स का और मैनेजमेंट का, वो ऐसा रहे एक दूसरे के प्रति कि वो कॉपरेट करें, ठीक है। कंपटीशन वाली भावना ना रहे उनके अंदर, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच कंपटीशन वाली भावना ना रहे, बल्कि कॉपरेशन वाली भावना रहे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर
वो वर्क कर लें, ठीक है। तो ये था मेंटल रिवॉल्यूशन, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति, फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन वाली भावना ना रहे, कॉपरेशन वाली भावना उन दोनों में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया वो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये क्या है, देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वल डिवीजन होना चाहिए वर्क का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, किसके बीच में, वर्कर्स और मैनेजमेंट, ठीक है। इक्वल डिवीजन किस किस चीज़ का, वर्क का भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी, वर्कर्स और मैनेजमेंट को मिले। ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद द वर्कर्स, हेल्पिंग, एनकरेजिंग एंड स्मूथिंग द वे फॉर देम। जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स की हेल्प करे, उनको एनकरेज करे और उनके जो भी वर्क है उसको और ज़्यादा स्मूथली करने में हेल्प करे, ठीक है। तो ये उनका प्रिंसिपल था, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो हमने टेलर के हमने प्रिंसिपल्स पढ़े साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है। हमने जनरल प्रिंसिपल्स पढ़े काफ़ी सारे, कितने पढ़े हमने, 12 प्रिंसिपल्स हमने जनरल प्रिंसिपल्स के पढ़े और 1 2 3 4 5 6 प्रिंसिपल हमने टेलर के पढ़े, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करो, जो कि हेनरी फ्यूल के थे, या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे जो टेलर ने दिए उनको एक्सप्लेन करो। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, या फिर वो कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल आपसे पूछ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ें, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखी तो उनको जाके देखें। यूनिट 1 हमारी जल्दी ही खत्म हो जाएगी, मेरे ख्याल से आने वाली 1-2 वीडियोस में, 3 वीडियोस में वो खत्म हो जाएगी यूनिट 1 बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।